नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार जहांगीर है। मैं आज आपको कई बार क्या लोग कहते हैं ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों गिरती हैं। और ज़्यादातर वीडियो में पहले जब मैं वकील नहीं था तो मेरे को भी लगता था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों लगती हैं। ये सनी देओल जो अपने एक्टर हैं उनका ये डायलॉग बहुत प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन उसके बारे में आपको मैं एक साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि ये तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मेरे भाई, कोर्ट कभी डिले नहीं करता है और वकील भी कभी डिले नहीं करता है। लेकिन जो कोर्ट का जो प्रोसेस है वो इतना लंबा है तो उस कारण ये डिले हो जाता है। वो एक कहावत है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वो कभी भी कोर्ट और प्रोसेस जो वकील हैं वो कभी डिले नहीं करते हैं। और आम जन में मेरे भाई वो कई बार कहते हैं कि वकील साहब आप डिले कर रहे हो, या कहते हैं कोर्ट में इतना समय क्यों लगता है। उसके बारे में मैं आपको साधारण और सिंपल भाषा में मैंने एक टेबल बनाई है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोर्ट में प्रोसेस कैसे होता है और कोर्ट में कैसे कैसी प्रक्रिया चलती है, और जिसके कारण ये कोर्ट और वकील चाहते हुए भी कोर्ट में डिले हो जाता है और इतनी देरी लगती है। वो देरी का कारण है न तो कोर्ट ये चाहता है कि देरी हो, न वकील चाहता है देरी हो, लेकिन जो कानून का जो प्रोसेस है, जो कानून की जो प्रक्रिया है उसको हम बदल नहीं सकते। जो जब से कानून बना है प्रक्रिया वही है। अब थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हुआ है, फिर भी जो प्रक्रिया है, अमेंडमेंट तो हुआ है लेकिन जो प्रक्रिया है प्रोसेस वही है। क्योंकि प्रोसेस जो है उसको फॉलो करे बगैर कानून में परिवर्तन, या कानून का जो प्रोसेस है उसको बगैर फॉलो किए कोर्ट में कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते। इसके अलावा एक ये भी है कि जो मतलब स्टेप हैं वो कौन कौन सी स्टेप है, पहले कौन सी आती है, फिर कौन सी प्रक्रिया कोर्ट में होती है, वो उस बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जो कानून का जो प्रोसेस है, चाहे वो मुकदमा एक नॉर्मल मारपीट का हो, चाहे एक वो मर्डर का हो, चाहे कैसा भी किसी प्रकार का मुकदमा हो, जो फौजदारी मामले में प्रोसेस यही चलता है। इसलिए जो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख क्यों गिरती है, उसके बारे में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो मेरे भाई मैं आज आपको मैंने एक टेबल बनाई है, उस टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोर्ट में क्या क्या प्रोसेस होता है, जिस कारण जो फाइलें हैं उसमें डिले होता है। कोर्ट कभी वकील कभी डिले नहीं करते हैं, प्रोसेस के कारण डिले होता है। उसके बारे में आपको साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो है पहले क्या है कि कोई भी चीज़ है तो पहले एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में जो अन्वेषण है, अन्वेषण कौन करता है, जो थाने का जो भी जिसको जांच दी गई है वो अन्वेषण अधिकारी बोलते हैं उसको। और जो कोर्ट से या कोई भी अन्य अधिकारी है जो पुलिस से अलग होके है वो उसको जांच अधिकारी बोलते हैं। तो जो अन्वेषण करता है, पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर अन्वेषण होगा। अन्वेषण होने के बाद उसमें क्या होता है, जो पीड़ित है या जिस रिपोर्ट करता है या कोर्ट के माध्यम से जिसने परिवाद दर्ज किया है उसके पहले बयान होंगे। उसके अलावा फिर जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ जो कोई व्यक्ति था मौजूद था या कोई अन्य व्यक्ति था, या जिसने घटना देखी, या जिसने दस्तावेज किसी ने पेश किए, या मौके पे कौन व्यक्ति मौजूद था, किसने क्या देखा, उसके गवाह के बयान होंगे। और दस्तावेज, जो कोई भी दस्तावेज है जिस मामले के संबंधित है उसके दस्तावेज उसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये प्रोसेस तो क्या होता है, जो अन्वेषण अधिकारी है या जांच अधिकारी है वो करेगा। तो कोर्ट में जाने से पहले ये प्रोसेस होगा। तो पहले तो मेरे भाई कोर्ट में तो बाद में जाता है, पहले एफआईआर दर्ज होगी, फिर अन्वेषण होगा उस मामले का जिसमें पीड़ित के बयान, कोई दस्तावेज या कोई मेडिकल रिपोर्ट या सारे शामिल पत्रावली किए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड नंबर पर आता है चार्जशीट। चार्जशीट को चालान भी बोलते हैं, आरोप पत्र भी बोलते हैं, और चार्जशीट, ये तीनों एक ही नाम है। ये सबसे पहले कोर्ट में पहले प्रोसेस ये होगा, इसके बाद में ये इस प्रोसेस पे आएगी। पहले फिर चालान पेश होने के बाद क्या होता है कि आरोप सारांश पहली स्टेज है, पहले कोर्ट में पेश हो गया, फिर इसमें थाने का जो काम है वो बंद हो गया, थाने का प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि जो जांच अधिकारी था, जिस व्यक्ति ने ये जो अन्वेषण किया है या जांच, जिस व्यक्ति ने, अन्य व्यक्ति कोई भी जांच अधिकारी है जिसने ये जांच की है किसी भी मामले में, उसकी जांच पूरी होने के बाद वो चालान पेश करेगा कोर्ट में। जो संबंधित कोर्ट है, संबंधित कोर्ट में चालान
पेश होने के बाद कोर्ट में पहली बार कोर्ट में वो पूरा चालान आएगा। तो कोर्ट का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले चालान पेश होगा, चालान के बाद में उसके बाद में दूसरी स्टेप आती है आरोप सारांश ओब्लिक चार्ज बहस। आरोप सारांश क्या है कि जो सम्मन मामले हैं या जो 2 साल तक के जो अपराध हैं उनमें जो आरोप सारांश मौखिक सुनाया जाता है। और चार्ज बहस पे अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर आरोप बनता है या नहीं बनता है, या कोई धारा बनती है नहीं बनती है, या कोई व्यक्ति इसमें शामिल था कि नहीं था, अगर चाहे तो कोर्ट में चार्ज बहस के ऊपर जो मुलजिम पक्ष का वकील है अगर वो बहस करे, अगर कोर्ट को अगर सही तथ्य लगे तो कोर्ट यही इसी समय अगर अनुमोचित बोलते हैं उसको कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जा सकता है। और इसी स्टेज पे, और अगर इसी स्टेज पे नहीं होता है तो फिर कोर्ट के पास फिर कोर्ट जैसे चालान पेश होता है कोर्ट द्वारा ये पूछा जाता है कि मौखिक आरोप सारांश होगा तो उसमें कहा जाएगा कि भाई आप आरोप स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। तो अगर वो स्वीकार करता है तो उसी टाइम फैसला हो जाएगा और कोर्ट जो भी है उसको कहता है कि मैं छोटा अपराध है सर मैं दोबारा नहीं करूँगा, या कोर्ट उसको फाइन कर देगा। या अगर वो कहेगा कि मेरे पर अपराध स्वीकार नहीं करता हूँ तो फिर कोर्ट लिखेगा कि भी प्रोसेस में कि भी उसने अपराध अस्वीकार किया, अनवीक्षा चाहता है मतलब गवाही करवाना चाहता है कि मेरे को जो आरोप लगाए गए वो झूठे हैं। और चार्ज बहस के ऊपर है कि भी चार्ज बहस के ऊपर आप बहस कर सकते हैं। चार्ज बहस में अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपकी बहस अच्छी है और जो आपने तथ्य रखे हैं वो सही है, या मुलजिम को झूठा फंसाया गया है, या जिस व्यक्ति के प्रति जो पुलिस ने चालान पेश किया है उसके प्रति ये जो तथ्य रखे गए हैं वो झूठे रखे गए हैं, तो अगर कोर्ट को अगर आपकी जो तथ्य रखोगे चार्ज बहस के ऊपर तो अनुमोचित किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर भी उसका फैसला हो जाएगा, मुलजिम बरी भी हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर चार्ज बहस कोर्ट द्वारा लगा दी गई है या आरोप सारांश मौखिक या सुना दिया गया है तो इसके बाद में स्टेप आती है गवाही अभियोजन पक्ष। गवाही अभियोजन पक्ष क्या होता है? जो पीड़ित व्यक्ति है या जो पीड़ित व्यक्ति जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है और रिपोर्ट दर्ज कराने वाला व्यक्ति जिसके गवाह है, या उसमें सूची जो कोर्ट में जो चालान पेश होता है सूची गवाहन चार्जशीट में होती है, उसमें लिखा रहता है कि पीड़ित व्यक्ति है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है या जिस व्यक्ति ने घटना देखी है वो व्यक्ति है। और उसके अलावा कोई नक्शा मौका किसी ने बनाया तो नक्शा मौका का गवाह है, या कोई जब्ती बनाई है तो उसका गवाह है। उसके अलावा जिस जांच अधिकारी या जो अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण किया है उसके सूची गवाह में आएंगे, और जो लास्ट में चार्जशीट पेश की है वो आएंगे। तो इसमें जो पहले गवाह है वो पूरे होने के बाद ही फैसला होगा, उससे पहले फैसला नहीं होता है। फिर ये जो गवाह पहले मैंने बताया चालान होगा, चालान के बाद में आरोप सारांश या चार्ज बहस सुनी जाएगी, उसके बाद में गवाह जो है उनको कोर्ट में तलब किया जाता है। फिर वो उनके बयान जो भी है प्रोसेस होता है, बयान होते हैं उनके, और क्रॉस जो वकील है जो उनके जिरह करते हैं। उसके बाद में ये सारा प्रोसेस जो सूची गवाह में जितने भी गवाह हैं उनके सारे फाइनल होने के बाद फिर होगा बयान मुलजिम। उसमें मुलजिम के बयान लिए जाते हैं। उसके अलावा फिर मुलजिम से साक्ष्य सफाई में पूछा जाता है कि आप साक्ष्य सफाई में कोई दस्तावेज पेश करना चाहते हो, या अन्य कोई दस्तावेज के अलावा कोई गवाह पेश करना चाहते हो, या आप कोई भी चीज़ या कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई दस्तावेज पेश करना चाहते हो, तो उसमें ये है। अगर नहीं करना चाहते फिर दोनों वकीलों की बहस सुनी जाती है कोर्ट द्वारा, फिर आदेश फैसला किया जाता है। ये तो आपको प्रोसेस मैंने स्लो बताया है। अब जो लंबा प्रोसेस क्यों लगता है वो मैं कारण आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। मैं दोबारा आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि पहले FIR दर्ज होती है जो 154 CRPC, जो अब 173 BNSS में पहले FIR दर्ज होगी। FIR के बाद भी क्या होगा, चालान कोर्ट में पेश होगा अन्वेषण करने के बाद। तो 173 CRPC जो 192 BNSS है, कोर्ट में पहले बार चालान यहाँ पे आएगा। चालान के बाद में क्या होगा, चार्ज बहस और आरोप सारांश। मैंने बताया था कि इसमें चार्ज आरोप सारांश है उसको तो मौखिक सुनाया जाता है, जो आपको उसी समय आपको कोर्ट द्वारा मौखिक सुना दिया जाता है कि भी आपने अपराध स्वीकार किया या नहीं किया। अगर अपराध, मैंने बताया था कि अपराध अगर स्वीकार करते हैं, जो सम्मन मामले हैं अपराध स्वीकार करते हैं, तो कोर्ट द्वारा अगर फैसले लेके आते हो या कुछ
आप स्वीकार करते हो कि साहब मैं दोबारा अपराध नहीं करूंगा या मैंने छोटा अपराध किया है, अगर कोर्ट चाहे तो फैसला कर देगा। आप अगर अपराध अस्वीकार करते हो तो आरोप सारांश में प्रक्रिया आगे चलेगी। इसके अलावा चार्ज बहस है। चार्ज बहस में क्या होगा? चार्ज बहस में मैंने बताया था कि आपको चार्ज की बहस सुनी जाएगी। उसके बाद में अगर चार्ज बहस के ऊपर चालान जब पेश होता है तो चार्ज बहस से पहले 190 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगेगा। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के नाम कट गए या कोई धारा कम कर दी जो अन्वेषण अधिकारी, जांच अधिकारी ने, और मेरे को संतुष्टि नहीं है, या जो मैंने एफआईआर में 5 व्यक्तियों के नाम लिखवाए थे, अब 1-2 व्यक्तियों के नाम ही हैं, सभी के नाम में से 5 के लिखवाए थे, 2 के हैं, 3 के नाम कट गए हैं, तो आप 190 सीआरपीसी जो अब 210 बीएनएसएस है उसमें प्रार्थना पत्र लगाओगे। तो प्रार्थना पत्र लगाओगे कोर्ट में, लगाने के बाद दूसरे वकील को आप प्रार्थना पत्र एक नकल दोगे, फिर दोनों पक्षों की बहस सुनी जाएगी। कोर्ट को अगर लगता है कि अगर उसकी बहस में अगर सही है, उसमें धारा कम या ज़्यादा हुई है, मुलजिम कम किए गए हैं, या उसमें उसके लिए कोर्ट द्वारा 190 सीआरपीसी जो अब 210 बीएनएसएस है उसमें दरखास्त सुनी जाएगी। उस दरखास्त में अगर कोर्ट को ये लगता है कि अन्य व्यक्तियों के नाम जोड़ने हैं या अन्य धारा जोड़नी है तो कोर्ट जोड़ सकता है। अगर इसके बाद में फिर मैंने बताया था कि गवाह अभियोजन पक्ष में क्या होता है, जो पीड़ित है रिपोर्ट करता है, उसके बयान, फिर मौका गवाह के बयान उसी के अंदर सूची दस्तावेज में होते हैं। फिर नक्शा मौका का कोई गवाह होता है, फर्द गिरफ्तारी का होता है। जो सूची दस्तावेज है उसमें जांच अधिकारी है, अन्वेषण अधिकारी है, इनके बयान होने के बाद ही प्रोसेस आगे चलेगा। इसके बीच में भी कई बार क्या होता है कि जो मुलजिम है उसकी हाजिरी माफ़ी कोर्ट में नहीं दी जाती, या इसके अलावा कोई भी अगर जो व्यक्ति है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, मुलजिम है वो पेश नहीं होता है, तो अगर उसकी मुलजिम की अगर हाजिरी माफ़ी भी नहीं दी जाती है और मुलजिम खुद भी हाजिर नहीं होता है तो उसकी ज़मानत जब्त हो जाती है, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। गवाही अभियोजन पक्ष की जब भी चलेगी आगे, जब अगर मुलजिम या तो उपस्थित है कोर्ट में, या अगर नहीं है तो कोर्ट में जब भी वो आएगा और वो अपनी ज़मानत करवा लेगा, या अगर वो उसकी ज़मानत जब्त नहीं हुई है तो वो कोर्ट में क्या करेगा कि या तो हाजिर होगा, या नहीं हाजिर होता है तो उसकी ज़मानत उसमें उसकी तरफ से जो वकील मुलजिम पक्ष का जो वकील है वो उसका हाजिरी माफ़ी लगाएगा। अगर वो हाजिर नहीं है मुलजिम तब तो, और अगर वो हाजिर है तो लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा फिर बयान मुलजिम के अलावा फिर इसमें बयान मुलजिम के बाद में जो साक्ष्य गवाही है कोर्ट में, अगर कोई भी बयान मुलजिम के बाद में अगर कोर्ट में मुलजिम स्वयं कहता है कि मुझे गवाह के रूप में खुद पेश होना है और मैं कोर्ट में मेरे को गवाही देनी है, तो उसके लिए फिर 315 का दरखास्त लगेगी। इसी के बीच में 315 में जो अब 353 बीएनएसएस हो गई है उसमें वो प्रार्थना पत्र लगाएगा। लगाने के बाद फिर कोर्ट द्वारा उसको सुना जाएगा और उसके बयान जो भी हैं दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा फिर गवाह कोई भी रह गया है या कोई दोबारा बुलाना है तो उसमें फिर आप अगर अलग से प्रक्रिया करते हो तो 311 सीआरपीसी जो अब 348 बीएनएसएस है, जो आदेश से पहले और चार्ज के बाद में, कभी भी आदेश होने से पहले और चार्ज या आरोप सारांश के बाद में ये 311 सीआरपीसी है, जिसमें जो अब 348 बीएनएसएस हो गई है। इसमें क्या होता है कि कोई गवाह रह गया है या सूची गवाह में कोई दस्तावेज कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको तलब करना इस मामले में आवश्यक है, या कोई व्यक्ति जिसकी गवाही हो चुकी है उसको पुनः तलब करना है, तो 311 सीआरपीसी जो अब 348 बीएनएसएस में प्रार्थना पत्र लगेगा। इसके अलावा कोई अगर व्यक्ति की अगर बयान हुए हैं गवाह में, अगर उसको कोई धारा जुड़ी है या कोई व्यक्ति का मुलजिम का नाम जुड़ा है, या तो उसके लिए तो आपको 319 जो 319 है वो 319 में 190 में आप जो पहले मैंने बताया था 190 सीआरपीसी जो है 210 हो गई है, उसमें भी मुलजिम के नाम जुड़वा सकते हैं। उसके अलावा अगर इसमें नहीं जुड़ते हैं तो उसके अलावा जब गवाही जो चलती है तो गवाही में जो फाइल है उसमें जो गवाह है जो पीड़ित पक्ष है वो अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये व्यक्ति भी इसमें शामिल थे तो आप 319 की दरखास्त लगा सकते हैं। इसके अलावा 319
जो 319 है, उसके अलावा जो ये चार्ज अमेंट है, अगर कोई भी धारा में बदलाव हुआ है या जो गवाही हुई है उसमें गवाह ने ये कहा है कि भाई इसमें ये व्यक्ति शामिल था, इसने ये अपराध किया, तो पहले 316 सीआरपीसी थी जो अब 354 बीएनएसएस हो गई है। उसमें कोई भी धारा परिवर्तन करनी है या परिवर्धन करनी है, बदलाव करना है या कोई धारा जोड़नी है, तो उसमें ये प्रार्थना पत्र लगेगा। इसके अलावा जो 91 सीआरपीसी है जो अब 94 बीएनएसएस हो गया है, इसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो पीड़ित पक्ष हो चाहे मुलजिम पक्ष हो, किसी के व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज़ हैं और ये दस्तावेज़ मंगवाने हैं या उसके कब्ज़े में कोई दस्तावेज़ या कोई ऐसी चीज़ है जो इस मामले में अहम भूमिका रखती है, तो उसके मंगवाने के लिए आपको 91 सीआरपीसी का कोर्ट में जो अब 94 बीएनएसएस हो गया है उसमें आप प्रार्थना पत्र लगाओगे। प्रार्थना पत्र के अलावा जो मैंने आपको बताया 319, अगर कोई मुलजिम का अन्य का नाम किसी गवाही में किसी व्यक्ति ने नाम लिया है तो उसका नाम जुड़वाने के लिए फिर 319 का दरखास्त जो अब 358 बीएनएसएस हो गया है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फाइनल फिर जो वकील द्वारा, जो दोनों पक्षों के वकील हैं, उनकी बहस होती है। बहस दोनों पक्षों की कोर्ट द्वारा सुनी जाती है। अगर चाहे तो कोई भी पक्ष है दोनों पक्ष में लिखित बहस भी कर सकते हैं। 314 सीआरपीसी जो अब 352 बीएनएसएस हो गई है, उसमें आप लिखित बहस भी आप कर सकते हैं, और लिखित बहस नहीं करते हैं तो दोनों पक्षों की कोर्ट द्वारा मौखिक बहस भी सुनी जाती है। उसके बाद में कोर्ट द्वारा फैसला किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि मैंने जो प्रोसेस बताया कि भाई आपको मैं दोबारा एक रिपीट में बता देता हूँ कि पहले एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है कि चालान आता है। चालान उस टाइम पे कोर्ट में प्रक्रिया होती है। चालान के बाद में मैंने आपको बताया कि जो आरोप सारांश या चार्ज बहस होती है। चार्ज बहस के बाद में गवाही होती है। अब गवाही में मैं आपको एक विस्तार से बताना चाहूँगा कि गवाही में क्या होता है मेरे भाई। मैं अमूमन क्या होता है कि कोर्ट कोई भी है उसमें मान लीजिए कम से कम 100 फाइलें लगती है। एक फाइल में अगर सूची दस्तावेज कोई भी फाइल को, चार्जशीट को देखोगे तो कम से कम उसमें 8 गवाह मिलेंगे। तो 8 गवाह अगर एक फाइल में होते हैं, अगर कोर्ट द्वारा अगर एक दिन में 100 फाइलें लगती है तो 100 × 8, इसका मतलब 800 गवाह हो गए। 800 गवाह मेरे भाई किसी हालत में कोर्ट में नहीं करवा सकते। इसके लिए क्या होता है कि ज़्यादातर अमूमन क्या होता है कि 20-22 या हद मार के आप 25 करवा सकते हो। इससे ज़्यादा एक दिन में हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो पहले क्या है, सरकारी वकील जो हैं वो पहले पीड़ित व्यक्ति के बयान दर्ज करते हैं, उसमें लिखवाते हैं। दर्ज करने के बाद फिर जो क्रॉस वकील होता है, क्रॉस वकील जो मुलजिम पक्ष का वकील होता है, वो उसकी जो मुलजिम पक्ष की तरफ से अपनी क्रॉस जिरे करता है। क्रॉस जिरे करने के बाद में प्रोसेस है तो अमूमन एक अगर जिरे भी करते हैं, अगर दोनों के बयान भी लगते हैं तो एक व्यक्ति के कम से कम आधा घंटा लगता है। और ज़्यादातर कई बार क्या जो बयान लंबे होते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति के बयान लेने में 1 घंटा लग जाता है। अगर इस हिसाब से अगर देखें तो उसमें समय इसीलिए लगता है। तो इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि जो गवाही है, जो गवाही सूची है, तो गवाह सूची में क्या होता है, जितने भी गवाह हैं उसमें पीड़ित है, कोई नक्शा मौका का है या कोई किसी व्यक्ति ने मौके पे किसी व्यक्ति ने घटना देखी है या कोई ऐसे दस्तावेज हैं, उसमें जितने भी गवाह हैं या जिस व्यक्ति ने अन्वेषण या जांच की है, जांच अधिकारी है जो भी, या जिस मामले की कोई भी व्यक्ति ने जांच की, उसके बयान, फिर उसके बाद चार्जशीट जो पेश की है, ऐसे करके काफ़ी प्रोसेस होता है। उसके बाद में होता है। और जो भी मैं प्रार्थना पत्र जितने भी बताए हैं मैंने, जितने भी प्रार्थना पत्र लगाए हैं, आप जितने भी प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाओगे, अगर 311 सीआरपीसी जो मैंने आपको बताया था कि जो 311 सीआरपीसी है जो अब 348 बीएनएसएस हो गई है, उसमें आप जैसे किसी गवाह को बुलाना है तो उसमें, या कोई भी 91 जो मैंने बताया था सीआरपीसी है जो अब 94 बीएनएसएस हो गया है, जो किसी व्यक्ति के पास कोई कब्जे में कोई ऐसे दस्तावेज हैं जो उसमें चाहे पीड़ित पक्ष हो चाहे मुलजिम पक्ष हो, किसी के पास भी अगर कोई दस्तावेज है और जो कोर्ट में उस मामले में अहम भूमिका रखते हैं, तो उसको तलब करने के लिए कोर्ट में आवेदन करना होगा। कोई भी आवेदन आप करोगे तो उसको प्रार्थना पत्र आपको रूटीन में
कोर्ट में लिखित में आपको आवेदन करना होगा। आवेदन की फिर कॉपी प्रतिपक्ष की वकील को देनी होगी। प्रतिपक्ष की वकील को देने के बाद भी उसके बाद में दोनों पक्षों की बहस सुनी जाती है। उसके बाद में उस प्रार्थना पत्र को कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो अगर मान भी लिया जाए, एक अगर प्रार्थना पत्र लगाते हो तो पहली जो आप प्रार्थना पत्र लगाओगे उसमें अगली जो तारीख जाएगी कम से कम 2 महीने की जाएगी। 2 महीने के बाद में फिर दोनों वकील पक्ष में अगर कोर्ट को अगर समय मिलता है तो उसी टाइम दोनों वकीलों की बहस सुन के कोर्ट द्वारा आदेश कर दिया जाता है। अगर नहीं आदेश होता है तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट द्वारा क्या होगा कि अगली तारीख पे कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस प्रकार से कोर्ट में जो कई कहते हैं कि भाई तारीख पे तारीख, मैं कहता हूँ कि वो एक फिल्म वाला डायलॉग है मेरे भाई कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो कोर्ट और वकील कभी देर नहीं करते हैं। प्रोसेस ऐसा है, उसमें चाहे मुकदमा छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, प्रोसेस फौजदारी में यही है। और चाहे आप एक मारपीट करो, चाहे एक किसी मारपीट का मामला हो, चाहे अन्य कोई मर्डर का हो या कैसा भी मामला हो, उसमें प्रोसेस यही होगा। इसके कारण क्या है कि जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को फॉलो कर बगैर आप कोई भी कोर्ट में इन जो प्रोसेस मैंने जो आपको बताए हैं, इन प्रोसेस को आपको पूरा करना ही होगा। अगर इन प्रोसेस को आप पूरा नहीं करोगे तो आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ा सकते। और ये स्टेप हैं, ये जो कानूनी स्टेप है, ये जो कानून में प्रक्रिया के अहम भूमिका है, जो सभी में सेम प्रोसेस है फौजदारी में। इन प्रोसेस को पूरा करोगे तो ही आगे अगली स्टेप आएगी। तो ये स्टेप है, स्टेप के एक भी स्टेप को आप फॉलो सभी को करना पड़ेगा। एक को भी आप ये नहीं है कि भाई इसको फॉलो नहीं करोगे, इसको फॉलो करोगे, उस सभी को फॉलो करनी पड़ेगी। और ये जो है प्रोसेस है, अगर आप ये प्रार्थना पत्र भी नहीं लगाते हैं तो इसमें भी अगर मैंने आपको बताया कि भी एक कोर्ट में 1 फाइलें हैं तो एक फाइल में भी अगर 8 गवाह हैं तो अगर 100 फाइल लगी तो 800 हो गए। तो 800 भाई कोई हालत में ऐसा कोई भी अगर अधिकारी है या कोई भी न्यायालय है वो एक दिन में 800 गवाह मेरे भाई नहीं करवा सकते। तो इसलिए कोर्ट में डिले होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है फिल्म में जो डायलॉग मारते हैं कोर्ट में तारीख पे तारीख, जो वो एक एंजॉय का विषय है, लेकिन एक्चुअल में मेरे भाई जो है तारीख पे तारीख कभी भी कोर्ट या वकील डिले नहीं करता है। कोर्ट भी ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस पूरा हो और वकील भी ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी प्रोसेस पूरा हो, लेकिन इस प्रोसेस बगैर कोई भी आगे प्रोसेस नहीं होता है। तो इसलिए जो कई बार क्या है, मैं किसी के ऊपर वो एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, मैं एक नॉर्मल ईजी वे में एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे मैं वकील नहीं था उस टाइम पे, मेरे को भी लगता था कि जो अपने कोई भी टीवी या धारावाहिक कोई भी अपन देखते हैं उसमें क्या है कि शॉर्टकट दिखाते हैं कि भाई ऐसे हो गया, ये प्रोसेस हो गया, ये हो गया। लेकिन मेरे भाई जो प्रोसेस मैंने बताया यही प्रोसेस है कोर्ट में। इसी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही प्रक्रिया पूरी होगी। एक भी स्टेप को आप डिनाई नहीं कर सकते, सभी स्टेप पूरे करने होंगे। उस स्टेप के अलावा अगर कोई मामले ऐसे हैं जिसमें राजीनामा होता है, अगर राजीनामा होगा तो ही आपके फैसले हो सकते हैं। या मैंने बताया था कि भी जो चालान पेश हुआ उसी समय अगर चार्ज बहस पे अगर वकील द्वारा अगर बहस कर दी जाती है और कोर्ट द्वारा अगर ये संतुष्टि है कि भाई जो दोनों पक्षों में जो वकीलों की जो बहस सुनने के बाद और जिस व्यक्ति ने जो आवेदन लगाया था कि भाई मेरे जो मुलजिम है उसको झूठा फंसाया गया है या उसके ऊपर आरोप लगाए गए वो झूठे लगाए गए हैं, अगर वो कोर्ट द्वारा अगर सहमत हो जाते हैं, वो वकील की अगर सही दलील अगर लगती है या कोर्ट को अगर लगता है कि भी जो तथ्य रखे गए हैं कोर्ट के सामने वो अच्छे हैं, तो ही फैसला जो अनुमोचित बोलते हैं उसको, वो चार्ज बहस जो शुरू में जो चालान के बाद में दूसरी स्टेप है उसमें भी फैसला हो सकता है। अगर फैसला नहीं होता है तो मेरे भाई अगर मुलजिम जो है वो अगर कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया है, मेरे को झूठा फंसाया गया, तो फिर उसके बाद में जो मैंने बताया पहले चालान पेश होगा, फिर उसके बाद में आरोप सारांश या चार्ज बहस सुनी जाएगी। उसके बाद में आरोप सारांश चार्ज में क्या है कि मुलजिम को पूछा जाता है कि क्या आपने अपराध किया या नहीं किया। तो अगर वो कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया, मेरे को झूठा फंसाया गया, तो फिर बाद में गवाही बुलाई जाती है और ये गवाह को कोर्ट में तलब किया जाता है। उसमें भी एक प्रोसेस है मेरे भाई। अगर कोई भी गवाह को, जो ये नहीं है कि आप मुलजिम को ही सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, जो पीड़ित पक्ष है या जो गवाह है, अगर
किसी ने गवाही कोर्ट में जो उस मामले में जो मामला है, उस मामले में अगर गवाही दी है या उसने अपने बयान दिए हैं, तो उसको कोर्ट में आके आपको आना ही होगा। और आप चाहे बयान कुछ भी दो, लेकिन कोर्ट में आपको आना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत आती है, कई बार क्या होता है कि पहले नोटिस दिए जाते हैं, फिर वो नोटिस पे अगर नहीं आता है, फिर उसके भी ज़मानती वारंट, फिर अरेस्ट वारंट। तो कहने का मतलब है उसके भी अगर गवाह नहीं आता है तो गवाह को भी आना कोर्ट में आवश्यक होता है। अगर पहली तारीख पे हो जाता है तो कोर्ट कभी डिले नहीं करता। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस की प्रक्रिया इस प्रकार से है, इसलिए समय लगता है। जो भी है प्रक्रिया है वो इस जो कानून के प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बगैर कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता है। मैंने जो बताया है, मैंने साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। और मेरे द्वारा अगर जो सही लगा है और मेरे द्वारा अगर ये जो समझाया गया है, जो मैंने कानून की जो प्रक्रिया बताई गई है, तो मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए और नई और अन्य कोई भी कानून की बात सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मैं साधारण और सिंपल भाषा में मैं ऐसे ही आपको मेरे चैनल के माध्यम से सभी व्यक्तियों को बताता रहूँगा और ऐसे ही जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।